मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को दिखाता है। ये कोट बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था संविधान के प्रति, कि संविधान एक ऐसा धर्म है जो देश के अंदर में, राष्ट्र में लोकतंत्र को बनाए रखता है और लोकतंत्र में भाईचारा, बंधुता को बनाए रखता है। परंतु आज जिस प्रकार से संविधान का मिस यूज किया जाता है, लोकतंत्र के शासक के द्वारा, जो शासन प्रणाली को जो चला रहे होते हैं, उनके द्वारा जो जिस तरीके से संविधान को संचालित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में अधर्म करने जैसा होता है, जैसे कि ज्यादातर लोग करते हैं। आज का जो आर्टिकल्स, आज का एडिटोरियल आपको इसी कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस से संबंधित है, जो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन एक्शंस को रिएक्ट करता है या जन्म देता है या बर्थ देता है। सो आज का हम एडिटोरियल की बात करेंगे। आज 26 दिसंबर है और द हिंदू का मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम आर्टिकल की बात करें, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शंस की बात हम यहां पर करते हैं। थोड़ी सी मैं जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं इसके बारे में। राइटर हैं आपका मुकुंद पीयूने, एक एडवोकेट कैन है आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीजों पर बात किया है, गवर्नर से संबंधित चीजों पर बात किया है आपका, और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो गवर्नर, हमारे देश के जो राज्य के गवर्नर होते हैं, वो गवर्नर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के ही मद्देनजर रहते हुए कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन एक्शन मतलब संवैधानिक चुप्पी और संवैधानिक आपका निष्क्रियता की बात यहां पर की जा रही है। हम समझेंगे इस आर्टिकल को बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि ये जो एडिटोरियल्स है आपके एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी इससे प्रश्न बन सकता है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी आपका प्रश्न यहां पर बनेगा। आर्टिकल को ध्यान से समझने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। एक एक लाइन को मैं यहां पर आपको बताने की राइटर आखिर क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये कहा है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, the founder left to deliberate gap in the enable a future parliament to modify and amend the constitutional that was accordance with the aspirations that will of the people। इन्होंने कहा कि जब संविधान जो है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संवैधानिक सभा के द्वारा जब संविधान को अपनाया गया, तो उसमें कुछ ऐसे पहलू को भी छोड़ दिया गया जो आने वाली पीढ़ी अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव कर सके। अर्थात कि संविधान में बदलाव करने की बहुत सारे ऐसे पहलुओं को संविधान के अंदर में छोड़ दिया गया था कि फ्यूचर में अपने अकॉर्डिंग लोगों के उपयोगिता के आधार पर उसमें बदलाव किया जा सके। लेकिन यहां पर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एक नई तरीके की पॉइंट्स यहां देखने को मिलता है। अब ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें ऐसा क्यों कह रहे हैं राइटर, इसके बारे में हम समझते हैं। दरअसल बात है आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 200 की। संविधान की जो आर्टिकल 200 को लेकर आजकल काफी विवाद में चल रहा है, क्योंकि वन ऑफ द साइलेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 200 विच डज नॉट प्रिस्क्राइब द timeline for the governor to provide assents to the bill sent by legislative assembly। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 200 के अंदर में यह कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली से जब कोई बिल पास हो जाता है, तो बिल पास होने के पास वो गवर्नर के पास चला जाता है। अब गवर्नर उसमें लास्ट होते हैं जो उस बिल की मंजूरी देते हैं, एसेंट आपका एक तरीके से एसेंट्स देते हैं। लेकिन सवाल यहां पर है कि गवर्नर को संविधान ने गवर्नर को यह नहीं कहा कि आप कितने दिन के अंदर में उस बिल पर मंजूरी देंगे। तो यहीं पर बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 200 कहता है कि इसमें गवर्नर को टाइमलाइन नहीं दिया, प्रिस्क्राइब नहीं किया कि आप कितने दिन के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो पास बिल है उस पर आप मंजूरी दे देंगे, है ना। यह बात नहीं कही गई और इसी को लेकर एक विवाद सा उत्पन्न हो उठा।
अब देखिए कहां पर यह है कि अब इन्होंने कहा, गवर्नर साहब ने आर्टिकल 200 के हवाला देते हुए, कभी कभी कुछ राज्य के गवर्नर जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसी संविधान के पहलू को समझते हुए ऑपोजिशन रूल वाले जो स्टेट हैं, जिस राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसकी अपोजिट वाली अगर उस राज्य में सरकार जो है, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि भाई गवर्नर राज्य ये केंद्र के द्वारा चुना जाता है, और केंद्र में मान लिया कि सरकार कोई और है और राज्य में कोई और है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मतभेद सा उत्पन्न होता है और एक कन्फ्लिक्ट सा क्रिएट होता है यहां पर। तो डेमोक्रेटिकली जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका मिस यूज गवर्नर के द्वारा किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तमिलनाडु ने प्रोहिबिशंस ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग और रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022 को तमिलनाडु के संविधान सभा में पास कर दिया। केरला लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल 2022 भी केरला की असेंबली में पास हो गई। यहां तक कि ऐसे तमिलनाडु में 20 ऐसे बिल हैं, 20 ऐसे बिल हैं जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में पास कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नर का उस पर कोई मंजूरी नहीं गया है। कहा जा रहा है, और ऐसा सिर्फ मात्र तमिलनाडु और केरला जैसे राज्य नहीं है, ऐसे और बहुत सारे राज्य हैं जैसे तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, इन सभी का भी सिचुएशन और हालत सेम टू सेम ऐसा भी है। मतलब कह सकते हैं कि यहां पर कैन द गवर्नर जस्ट सीट ऑन द बिल एंडलेसली, मतलब लंबे समय तक, इंडेफिनिट टाइम तक गवर्नर जो है उस बिल पर सांप की तरह कुंडली बनाकर बैठे हुए। अब इसी पर चर्चा हो रही है कि क्या यह सत्य है, क्या ऐसा होना चाहिए? अगर मान लिया, अगर असेंबली ने, क्या इसीलिए गवर्नर को बनाया गया था कि अगर विधानसभा ने बिल पास कर दिया है तो अगर आपकी सरकार अपोजिशन में है तो वहां पर गवर्नर एज अपोजिशन की तरह काम करे? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न यहां पर उठाए जा रहे हैं, इसी पर चर्चा की बात चल रही है। अब यहां पर सवाल यह उत्पन्न होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की बात कही जा रही है कि आर्टिकल 200 तो यह कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब आपका आर्टिकल 200 का ड्राफ्ट हो रहा था, जब संविधान के अंदर में आर्टिकल 200 को जब रखा जा रहा था, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशन के दौरान में एक प्रोफेसर सिबान लाल सक्सेना ने उस वक्त कहा था, हाईलाइट करते हुए कहा था कि हाउ देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द गवर्नर टू एक्ट। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने गवर्नर के लिए कोई टाइम लिमिट आपने आर्टिकल 200 में नहीं बनाया? यही बात आपके पुरुषोत्तम निम्बारी और स्टेट ऑफ केरला के द्वारा 1962 में भी एक सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया और उसमें क्लैरिफाई किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंपोज एनी टाइम लिमिट विद इन विच गवर्नर पर कोई ऐसा टाइम लिमिट आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज नहीं करता है। गवर्नर शुड प्रोवाइड टू एसेंस टू बिल। यहां पर ये गवर्नर के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक की बात यह है कि सवाल यह उत्पन्न होता है कि अगर मान लिया कि संविधान ने अगर समय को प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो इसका क्या मतलब कि वेदर गवर्नर को उस बिल पर लंबे समय तक, इंडेफिनिट ऑफ टाइम तक कुंडली बनाकर बैठना यह सही है क्या ये किसी लोकतंत्र के लिए सही है? क्या भारत के संघवाद की विचारधारा को सत्यापित करती है, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि राज्य और केंद्र के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की बात की जाए? क्या ये बात सत्य है? तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 200 द्वारा जो ये आप फिर कह सकते हैं कि गवर्नर के एक्शन जो है एक फेडरलिज्म पर भी एक क्वेश्चंस लगाता है कि इसके माध्यम से तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध ही बेहतर नहीं हो पाएंगे। फिर भी कोर्ट ने यह कहा था कि गवर्नर को इस बात का ऑनर होना चाहिए, गवर्नर मस्ट ऑनर दैट, कि लेजिस्लेशन और आपको उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर कार्रवाई करे। यहां तक कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन एक्ट ओनली टू हार्मोनी विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट और गवर्नर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एक भाईचारा बनाकर उसे चलाने की आवश्यकता है ना? तो इस पर चर्चा करने की बात साथ में चल रही। अब आगे बात इसमें यह भी कहा गया है कि व्हेन द गवर्नर सेंट्रल, आप सभी को पता होगा कि गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
अपॉइंट किया जाता है ना। अब यहां पर सवाल यह है कि जो लेजिस्लेचर बिल को पास कर रहा है ना, और मान लिया कि उसी कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से गवर्नर उस बिल पर मंजूरी नहीं देता है, मंजूरी यस हो नो हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उस पर मंजूरी देना तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि अगर आप उस एसेंस बिल पर को डिले करते हैं तो इस बात को माना जाएगा कि आपने स्वयं एक संवैधानिक रूप से घिनौना कृत्य कर रहा है। गवर्नर एक संविधान, जैसे शुरुआती में हमने कहा ना कि धर्म के आड़ में अधर्म करना भी बहुत बड़ा उसकी बात की जाए, तो यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशंस के आड़ में संवैधानिक रूप से असंवैधानिक कृत करने जैसा होगा कि आप लंबे समय तक आप संविधान, आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए हुए बिल पर अगर आप मंजूरी नहीं देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये अनकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। इस बात पर यह कहा जा रहा है। साथ में भी ये भी देखा गया कि आपको प्रेसिडेंट को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल जो था, या कह सकते हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टैक्स वाले जो एग्जम्पशन बिल थे, तमिलनाडु असेंबली ने उसको पास कर दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट को गवर्नर ने रेफर किया और आज तक उस पर कोई ऐसा कार्रवाई देखने को नहीं मिला। तो इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन यहां तक यह भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट को भी आर्टिकल 201 के अंदर में 201 के अंदर में प्रेसिडेंट को भी एक टाइम लाइन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है ना। सो इवन प्रेसिडेंट को ग्रांट देने की जरूरत है, उसको कहा जाता है कि देयर इज अ टाइम लाइन टू 6 मंथ टू एप्लीकेबल्स ऑफ द स्टेट असेंबली टू रिकंसिडर ऑफ द बिल इफ द प्रेसिडेंट डिसाइड टू रेफर द बैक टू द हाउस। आपका 6 महीने के अंदर में हाउस लौटाने की बात यहां पर करता है, लेकिन ये अब सवाल है कॉल फॉर द रिफॉर्म। अब कहा गया कि ठीक है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 368 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कहता है कि भाई आप संविधान रूप से उसमें सुधार कर सकते हैं, तो अब इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत तो है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर के आधार पर आप कह सकते हैं कि गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर में, जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर एक जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई थी स्टेट के द्वारा। अब गवर्नर विथ होल्ड एसेंस टू बिल इंडेफिनिट, इस पर बनाई गई थी कि क्या गवर्नर को लंबे समय तक, इंडेफिनिट टाइम तक क्या बिल को होल्ड करके रखना चाहिए, ये इस पर बनाया गया था। तो गवर्नर एक्सपेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल गुम। अब गवर्नर अगर इस प्रकार से काम करता है तो अपने आप में एक संवैधानिक रूप से खेल खेल रहा है वो, है ना। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग, अब इस पर एक कमिटी भी बनाया, एक रिव्यू आया भी वर्किंग पर, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, गवर्नमेंट थी उस वक्त, 2000 की बात है। तो उस नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू जब आया तो उसमें यह कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान में कि देयर शुड बी अ टाइम लिमिट, टाइम लिमिट होना चाहिए। उन्होंने रिकमेंड किया कि टाइम लिमिट होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का टाइम लिमिट होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर में आपको मंजूरी देना ही देना है ना। सो विद इन विच द गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन वेदर ग्रांट एसेंट्स और रिजर्व, बस या रिकंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट। गवर्नर को 6 महीने के अंदर में मंजूरी देने की जरूरत है कि आप उस बिल को पास करते हैं या बिल को रिजर्व रखते हैं या बिल को आप फेल करते हैं, जो भी है ना। आप प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर में आप उस पर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देना कि इंडेफिनिट टाइम तक उस बिल को अपने पास रखे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी ऑब्जेक्टिव पर बात कही गई है, 2200 के अंदर में भी यह बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसी के अंदर में कहा गया कि आप सबको पता होगा, अब इस बात से महसूस होता है कि भाई इट वॉज फील्ड दैट इंडिपेंडेंट गवर्नर वुड बी अ नेसेसरी टू एक्ट। भाई गवर्नर को स्वतंत्र तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप स्वतंत्रता की आड़ में कुछ और कर रहे हैं, है ना, स्टेट के द्वारा, तो ये भी समस्या है आपका। ये ओपिनियन सरकारिया कमीशन ने कहा था, आपका सरकारिया कमीशन ने कहा था कि गवर्नर विल एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट टू हैस्टी। भले गवर्नर को इसलिए बनाया गया था ताकि विधानसभा के अंदर में जो जल्दबाजी होती है उस जल्दबाजी को रोक सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जो हैं उस ऑपरेशंस का उसका गलत फायदा उठाएं। सरकारिया कमीशन वहां पर आया, सजेशन दिया, उसमें बताया था, सजेशन के दौरान में बहुत सारी चीजों पर बात भी कही गई थी, उसके मार्किंग पर बात की थी, बहुत सारे कंसुलेशंस पर भी बात कही गई है ना।
साथ साथ में इस पर यह भी कहा गया कि थोड़ा सा इस भी बिल में यह कहा गया कि भाई डिले थॉट्स रीजनेबल्स की बात है, विलंब तर्कशीलता को विफल करता है। तो कहीं ना कहीं आप विधानसभा के अंदर में बहुत सारे डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद एक कंक्लूजन निकला, बिल को पास किए गए। अब गवर्नर के पास गया, डिले हुआ। तो भाई डिले होने का मतलब यह है कि जितने भी तर्क हुए वो सारे तर्क वितर्क हो गए, है ना। तो इस बात से भी कहा जा सकता है इसमें तो गवर्नर विल हैव टू ग्रांट एसेंट्स और डिक्लाइन द सेम विद इन रीजनेबल टाइम। गवर्नर को चाहिए कि एक रीजन वाले टाइम के अंदर में उसका जवाब दे, है ना। अब उसने कहा कि भाई देयरफॉर इंप्लाइज दैट कि गवर्नर विल हैव टू ग्रांट एसेंट्स और डिक्लाइन, आपको मंजूरी देना है कि नहीं देना है, एक रीजनेबल टाइम में इससे जवाब देने की आवश्यकता है। यहां पर एक रीजनेबल टाइम की अगर बात कही गई है ना, रीजनेबल टाइम की बात कही गई कि व्हाट इज नेसेसरी, क्या जरूरी है, किस सर्कमस्टांसेस में बिल है, कहां पर क्या जरूरी, ड्यूटी क्या है उसका, क्या होना चाहिए, डिसाइड होता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक आपको पता होगा कि 2020 के दौरान में आप केसिमंस, आपका मेघा चंद्रा सिंह और ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एंटी डिफेक्शंस लॉ से रिपोर्ट। अब एंटी डिफेक्शंस लॉ से संबंधित था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहां के मणिपुर के स्पीकर को कहा, समझ था डिस्क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो उन्होंने कहा कि स्पीकर मस्ट एक्ट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अगेंस्ट द डिफेक्टिंग एमएलए विद इन द रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के अंदर में जो डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित मुद्दा है उस पर उसे विचार करने की जरूरत है, कंसीडर करने की जरूरत है, उनको क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि आप जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर में उस डिस्क्वालिफिकेशन वाले पिटीशन जो केस है उस पर आप एक्शन ले। 3 महीना मतलब कहा गया कि रीजनेबल टाइम का मतलब 3 महीना, कि भाई 3 महीने के अंदर में आप कंसेंट दोगे या डिक्लाइन करोगे, इससे संबंधित चीजों पर बात कही गई। सो कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ, क्वीन रेजिम की भी बात यहां पर की जाती है, वहीं पर गवर्नर की ड्यूटी की बात की जाती है कि केवल इंश्योर करता है इलेक्टेड गवर्नमेंट इज वर्किंग विद इन द पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर की सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि जिस गवर्नमेंट को राज्य के अंदर में चुना गया है, क्या संविधान के अधीन में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही गवर्नर का मेन तो ड्यूटी यही है कि भाई गवर्नर जो गवर्नमेंट चुने गए हैं, जो गवर्नमेंट राज्य के अंदर में है, वो क्या सही तरीके से संविधान के अधीन में रहकर काम कर रहा है कि नहीं। इसीलिए गवर्नर को सेंटर का एजेंट्स भी माना जाता है। सो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि गवर्नर जो है बिल पर इंडेफिनिट ऑफ टाइम तक वो बैठ जाए और देयर इज नो टाइम लिमिट और उसका कोई टाइम लिमिट ना हो। सो गवर्नर डिसाइड करे तो कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें आपको संविधान को अच्छी तरीके से पढ़कर उसके मीनिंग को समझने की जरूरत है और गवर्नर मस्ट बी एक्ट बिल विद इन द रीजनेबल टाइम और गवर्नर को एक सही समय पर एक रीजन वाले टाइम के अधीन जो है उस पर जवाब देने की आवश्यकता है। इस चीजों पर बात यहां पर कही, अगर ऐसा नहीं करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन होगा और साथ साथ में एक अनार्की इन द रूल ऑफ लॉ, एक कानून में अनार्की, एक अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके संदर्भ में जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने भी कहा था शमशेर सिंह और एनर बनाम पंजाब स्टेट के केस के अंदर में कि फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो निर्माता है, वो उस वक्त एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा से नहीं गुजर रहे थे जब उन्होंने संविधान को बदला। लेकिन अगर आप उनके संविधान को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उसका गलत अगर प्रयोग किया जाए तो यह अपने आप में एक अविसंवैधानिक तथ्य होगा। तो यह कहा जा रहा है इन पूरी कंप्लीट एडिटोरियल्स के अंदर में कि किस प्रकार से गवर्नर जो है आर्टिकल 200 के अंदर में वो अपने पद का गलत फायदा उठा रहा है, संवैधानिक रूप से असंवैधानिक कार्य कर रहा है, इसके संदर्भ में था। तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो ये था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप इस चैनल पर बने, इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बस इतना ही मैं कह सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।